आपकी टीडीपी की क्लास नंबर 15। इससे पहले हम लोगों ने 14 क्लासेस को कवर कर लिया है। तो जो लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो वो लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो उन क्लासेस को अगर देखने के लिए आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए। टीडीपी की प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट पे जा कर के आप उसको फॉलो कर लीजिए सारी क्लासेस को, ठीक है। और पहली बात तो जो प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट की आपको डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस को। जो लोग पहली बार हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आइए सभी लोग कनेक्ट हो जाइए जल्दी जल्दी, फिर हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए सभी लोग। तो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक बार रिमाइंड करा देते हैं आप लोगों को। तो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आपको हमने केल्विन्स लॉ के बारे में बताया था, केल्विन्स लॉ, ठीक है। और केल्विन लॉ इसलिए पढ़ते हैं हम लोग, यानी कि इसमें हमने आपको बताया था कि कंडक्टर जो साइज होता है, ठीक है, जब भी हम अगर ट्रांसमिशन लाइन या ओवरहेड लाइंस की बात करते हैं, इसकी कॉस्टिंग की, ठीक है, या कीमत की या इकोनॉमी की, इसकी कीमत की बात करते हैं, तो उस केस में हम लोग सबसे ज़्यादा ध्यान किस में देते हैं, कंडक्टर के साइज़ पे या कंडक्टर के कॉस्ट पे। तो इसीलिए केल्विन्स लॉ ये बताता है कि हम लोगों को कंडक्टर किस तरीके से सेलेक्ट करना है जिससे जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन होती है उसकी कॉस्ट कम से कम या मिनिमम हो, ठीक है। तो ये आपका केल्विन्स लॉ बताता है। तो हमने आपको बताया भी किस तरीके से क्या होता है, ठीक है। तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं इस क्लास को, इससे पिछली वाली क्लास में हमने केल्विन्स लॉ के बारे में बताया है, तो आप वहाँ से फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग अगर बात करने वाले हैं, तो आज हमारा टॉपिक होगा, जो कल मैंने आपको एक ग्राफ बनवाया था, ग्राफ बनवाया था कि नहीं बनवाया था शायद। चलिए आज उसको हम लोग देखते हैं। जैसे हमने बताया कि केल्विन्स लॉ जो होता है, अगर उसको ग्राफिकली आपको देखना हो, ठीक है, तो ग्राफिकली इसको किस तरीके से बनाएंगे, ये ग्राफ आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ग्राफिकल अप्रोच क्या होती है उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। ग्राफिकल इलस्ट्रेशन, हेडिंग डालिए सभी लोग, इलस्ट्रेशन ऑफ केल्विन्स लॉ, ऑफ केल्विन्स लॉ, ठीक है, सभी लोग हेडिंग डालेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं जो केल्विन्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, पिछली क्लास में। तो उस केल्विन्स लॉ का अगर ग्राफ के फॉर्मेट में इसको हम बनाते हैं, एक ग्राफिकल अप्रोच से देखें, तो इस ग्राफिकल अप्रोच से इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, ठीक है। अगर हिंदी में हेडिंग आप डालना चाहते हैं तो लिख लीजिए केल्विन्स के नियम का संबंधित वक्र, केल्विन्स नियम, केल्विन्स के नियम का संबंधित वक्र, ठीक है। ये ग्राफ है या वक्र है कह सकते हैं। अब इसका अगर हम लोग बात करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाओगे। तो मान लिया ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में हम लोग क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ कंडक्टर को एज्यूम करेंगे। ये जो ग्राफ होगा हमारा इस तरीके से, ये हमारा वो एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है। और इस तरीके से जो वाई एक्सिस में होगा उसको हम बनाएंगे क्या, टोटल कॉस्ट ऑफ कंडक्टर। तो इधर साइड क्या होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ कंडक्टर, ठीक है। इतना बना लीजिए आप लोग। फिर अब देखिए इस ग्राफ को बनाने के लिए हमने आपको केल्विन्स लॉ बताया। तो केल्विन्स लॉ में हम लोगों ने एक डेरिवेशन सॉल्व किया था, और डेरिवेशन में हमने आपको क्या बताया था कि आपकी केल्विन्स लॉ में दो कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है। पहली कॉस्ट क्या हमने बताया था कि आपकी एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है, ठीक है, कंडक्टर के लिए एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है। दूसरी जो हमने बताई थी एक रनिंग कॉस्ट होती है, यानी कि आपका जो ऑपरेशन में होता है तो उस केस में रनिंग कॉस्ट कितनी होती है, तो उस चीज़ को हमने बताया था कंडक्टर की बेसिस पे। तो फिक्स्ड कॉस्ट की अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए फिक्स्ड कॉस्ट हमने क्या एज्यूम किया था, C1, ठीक है। और ये C1 किसके प्रोपोर्शनल निकला था, C1 प्रोपोर्शनल था किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है।
यही हमने सॉल्व किया था, बताइए। और रनिंग कॉस्ट जो था वो हमने क्या निकाला था, C2 एज्यूम किया था, और C2 किसके प्रोपोर्शनल बताया था, 1/एरिया। यही रिलेशन आपको देखा है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा जो रनिंग कॉस्ट होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, क्रॉस सेक्शनल एरिया के। ये यहाँ पे क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो ये हमारी क्रॉस सेक्शनल एरिया है। हम कह सकते हैं कि जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि अगर हम कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाएंगे, ठीक है, अगर ये एरिया बढ़ाएंगे तो हमारा जो C1 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो भी डायरेक्टली इंक्रीज होगी लीनियरली, ठीक है। तो अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज करिए हमारा कंडक्टर हमने कुछ एज्यूम कर लिया, अब एरिया हम बढ़ाते जाएंगे मान लिया, तो यहाँ से हमने क्या किया, एरिया कंडक्टर बढ़ाते जाएंगे। तो एक मिनट इसको सही से बना लेते हैं, तो ग्राफ को समझते चलिए, क्योंकि कुछ लोग ग्राफ को रट लेते हैं। ग्राफ को रटना नहीं है आपको, ठीक है, समझते चलना है। तो मान लिया जो आपकी कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें, फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब C1, तो C1 का ग्राफ कैसे बनेगा, बताइए। C1 का ग्राफ आपका इस तरीके से ही बनेगा, यानी कि लीनियरली बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि C1 क्या है, आपका प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे एरिया ऑफ कंडक्टर बढ़ाओगे उसी हिसाब से इसकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ कंडक्टर की, ठीक है। तो ये लीनियर ग्राफ बनेगा। इसी तरीके से अगर इसका C2 की बनाएं तो C2 का कैसे बनेगा, तो C2 का कैसे बनेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए आप क्या करोगे, देखिए इस तरीके से ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, C2, यानी कि ये क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट, सॉरी ये हो जाएगा रनिंग कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट का ग्राफ, और ये क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। और ये जिस पॉइंट पे काटेगा, ठीक है, इस तरीके से जिस पॉइंट पे काटेगा इसका ग्राफ हम लोग इस तरीके से बना देंगे, ठीक, इस तरीके से। चलिए आप लोग बनाइए इसको, यहाँ से इस तरीके से, और ये कॉस्ट होगी, हमने एज्यूम कर लिया यहाँ पे, ये होती है हमारी टोटल कॉस्ट जिस पॉइंट पे कट करता है, ठीक है। तो ये हमारी मान लेते हैं ग्राफ, जहाँ पे आपस में मिलते हैं, वो हमारी क्या हो जाएगी, टोटल एनुअल कॉस्ट, टोटल एनुअल कॉस्ट, ठीक। चलिए इसको बना लीजिए, सब लोगों की समझ में आ गया ग्राफ, यानी कि जो C1 का ग्राफ होगा वो लीनियरली बढ़ेगा, ठीक, और C2 का ग्राफ कैसे बनेगा, आपका पैराबोलिक टाइप का, ठीक है। यानी कि जैसे 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 क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाओगे तो हमारा जो कॉस्ट होगी, रनिंग कॉस्ट, वो हमारी डिक्रीज होती जाएगी। देखिए कॉस्ट हमने बढ़ाई, जैसे जैसे कॉस्ट कंडक्टर के एरिया बढ़ाते जाएंगे तो हमारी जो टोटल कॉस्ट है ये, इसका ग्राफ देखिए कम होता जा रहा है ना, इस तरीके से। तो इसको बना लीजिए आप सभी लोग, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, इससे पिछले वाली क्लास को आप समझ लीजिए कि किस तरीके से क्या होता है, तो आपको इस चीज़ के आपको भी आसानी होगी समझने में, क्योंकि ये दोनों पॉइंट हमने आपको पिछली क्लास में डिस्कस किए थे, ठीक। इस तरीके से ये होता है। तो प्रीवियस क्लास को फॉलो करेंगे, उसके बाद आप इसको फॉलो करिए। तो जो केल्विन्स लॉ बताता है, यानी कि मिनिमम जो कॉस्ट आपकी आ जाएगी, मिनिमम कॉस्ट किस पॉइंट पे आएगी, यहाँ पे आएगी, क्योंकि जिस पॉइंट पे आपके दोनों ग्राफ कट करेंगे वही आपकी मिनिमम ट्रांसमिशन कॉस्ट होगी, ठीक है। तो इसको बनाइए सभी लोग। जिन लोगों को PDF नोट चाहिए है तो PDF नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल क्या है, USP, इसको जाकर के वहाँ से फॉलो कर लीजिए, तो आपको जो भी क्लास हमने कराई है उसका PDF नोट्स आपको वहीं पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आप देखिए, ये तो हमने बात कर ली कि ग्राफिकल अप्रोच से हम अगर केल्विन लॉ को फाइंड आउट करें या निकालें तो किस तरीके से निकाल सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, तो ये हमारा ग्राफ हो गया। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि जो केल्विन्स लॉ हमने पढ़ा था, यानी कि जो ट्रांसमिशन लाइन की अगर कॉस्ट की बात करें, जो एनुअल कीमत की बात करें, तो वे बेसिकली हमारा इस तरीके से कंडक्टर को सेलेक्ट करना है,
एक कंडक्टर के साइज को इस तरीके से सेलेक्ट करना है कि हमारा जो कॉस्ट है टोटल ट्रांसमिशन लाइन का वो कम से कम रहे। ठीक है, तो अब देखिए केल्विन लॉ यही बताता है। अब देखते हैं कि जो केल्विन लॉ है इसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। लिमिटेशंस का मतलब इसकी कुछ कमियां भी होती हैं। तो कमियां क्या होती हैं, चलिए इसको नोट करिए सभी लोग पहले निकाल के। लिमिटेशन ऑफ केल्विन्स लॉ। तो लिमिटेशन क्या होती है केल्विन्स लॉ की, यानी कि हम कह सकते हैं केल्विन्स लॉ की कमियां। ठीक है, कमियां अगर हम लोग देखें लिमिटेशंस क्या होती हैं, तो देखिए जब भी हम केल्विन्स लॉ की बात करते हैं तो इसमें हम लोग अगर पहला बात करें कि केल्विन्स लॉ का, तो जब भी एस्टिमेशन जब निकाला जाता है, ठीक है, तो उसमें जो लोड का कर्व होता है अगर प्राप्त होता है तो उससे हमारा क्या होगा, जो इसके बिना जो लॉसेस होते हैं, ठीक है, उसका हम एस्टिमेशन नहीं कर पाते हैं। केवल जो लॉसेस होते हैं उसका एस्टिमेशन नहीं कर पाते हैं। एस्टिमेशन की जब गणना करते हैं तो लोड कर्व जो ग्राफ बताते हैं केवल कंडक्टर के साइज को बताते हैं, ना कि इसके लॉसेस को बताते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर केल्विन लॉ यूज करते हैं तो केल्विन लॉ क्या कहता है कि कंडक्टर की साइज को बताता है, यानी कि कंडक्टर की साइज को बताएगा और कंडक्टर की साइज बताएगा। लेकिन ये जो कंडक्टर में जो करंट फ्लो होती है, कंडक्टर में जो करंट अगर फ्लो होती है मान लिया, तो करंट की कैपेसिटी यानी कि कह सकते हैं कितनी करंट फ्लो हो रही है, इस करंट की कैपेसिटी को ये इस लॉ नहीं बता पाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, डिसएडवांटेज कह सकते हैं या लिमिटेशन कह सकते हैं इस चीज़ का। दूसरे पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो थर्ड पॉइंट क्या होता है, थर्ड पॉइंट ये होता है कि अगर केल्विन लॉ नियम से अगर हम लोग कंडक्टर के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कम करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा जो कोरोना लॉस है, जो आपने पढ़ा होगा कोरोना इफेक्ट की वजह से हमारा कोरोना लॉस होता है, तो इस कोरोना लॉस क्या हो जाता है, हमारा बढ़ जाता है। अगर हम कंडक्टर को ज़्यादा कम करेंगे, कंडक्टर की साइज को कम करते जाएंगे, तो जब हम 33 kV से ऊपर लाइन को यूज़ करते हैं या, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो कोरोना लॉस होगा वो बढ़ जाता है। इससे हमारा क्या होगा, जब कोरोना लॉस बढ़ेगा तो उससे हमारी जो लाइन की क्षमता होगी या इफिशियंसी होगी वो कैसी हो जाएगी, घट जाएगी। यानी कि अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, यानी कि कंडक्टर का साइज की बात करें, ठीक है, या क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें, क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें, अगर इसको अगर हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट को कम करने के लिए इसको अगर कम करते जाएंगे तो इसको कम करने से क्या होगा, हमारा हमारा क्या होगा, कंडक्टर में कोरोना कोरोना लॉस होगा, कोरोना इफेक्ट के कारण। और कोरोना लॉस होगा तो उससे हमारा क्या होगा, जो लाइन की इफिशियंसी होगी, जो ट्रांसमिशन लाइन की इफिशियंसी होगी या क्षमता होगी या दक्षता होगी, वो क्या होगी, वो भी हमारी कम हो जाएगी। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जितनी बात हमने आपको लिमिटेशंस बताएं, इन लिमिटेशंस को आप 1 बाय 1 करके लिख लीजिए। ठीक है, इसको हम आपको बोल दे रहे हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए सभी लोग, लिखिए। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में लिखेंगे आप सभी लोग, क्या लिखेंगे, पॉइंट फर्स्ट लिमिटेशंस में लिमिटेशंस ऑफ केल्विन्स लॉ। तो इसमें क्या है, पहला पॉइंट है एस्टिमेशन के समय या गणना के समय, एस्टिमेशन के समय, एस्टिमेशन के समय लोड लोड कर्व कह सकते हो, लोड कर्व का प्राप्त होना, चलिए लिख लिए, हम बोल रहे हैं प्राप्त होना डिफिकल्ट होता है। इसके बिना लॉसेस को एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है, इसके बिना लॉसेस को एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है, गणना नहीं की जा सकती है। प्राप्त होना डिफिकल्ट
डिफ़िकल्ट होता है। इसके बिना लॉसेस को एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? केल्विन्स लॉ से प्राप्त कंडक्टर की साइज उसके करंट कैपेसिटी के अनुसार करंट कैपेसिटी के अनुसार नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। थर्ड पॉइंट क्या है लिमिटेशन में? थर्ड पॉइंट है केल्विन्स लॉ से, चलिए हम बोल रहे हैं, लिखिए आप लोग। केल्विन्स लॉ से चयन किए गए कंडक्टर की केल्विन्स लॉ से चयन किए गए कंडक्टर की क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने से कोरोना लॉसेस बढ़ जाती है, या कोरोना लॉसेस बढ़ जाता है। कोरोना लॉस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिससे ट्रांसमिशन लाइन की इफिशिएंसी कम हो जाती है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या है? अगर कंडक्टर की क्रॉस सेक्शन एरिया को कम करते हो, तो उससे क्या होगा? हमारा कोरोना लॉस बढ़ने का चांसेस होगा। हमने बताया कि जितना एरिया कम होगा उतना कोरोना लॉस होता है कंडक्टर में, तो ये कोरोना लॉस क्या होगा? ये हमारा बढ़ेगा, और ये कोरोना लॉस बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? हमारा जो इफिशिएंसी होगी लाइन की, ठीक है, लाइन की इफिशिएंसी होगी वो क्या हो जाएगी? वो भी हमारी बढ़ जाएगी। सॉरी, इफिशिएंसी हमारी कम हो जाएगी, बढ़ नहीं जाएगी, इफिशिएंसी कम हो जाएगी क्योंकि लॉसेस होगा, ठीक। तो ये चीज़ आ जाती है। समझ में आ गया सब लोगों के? बताइए, कोई डाउट हो तो बताइए, कमेंट में लिखिए अगर समझ में आ गया हो तो ये तो लिमिटेशंस थे केल्विन्स के, ठीक। आप केल्विन्स लॉ का इसी लिमिटेशंस के कारण ही हम लोग क्या करते हैं, एक और मॉडिफाइड लॉ को पढ़ते हैं। तो आप हेडिंग डालिए सभी लोग, मॉडिफाइड केल्विन्स लॉ, यानी कि मॉडिफाइड केल्विन्स लॉ कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं संशोधित लिखिए, आप हेडिंग लिख लीजिए हिंदी वाले, संशोधित केल्विन्स का नियम, संशोधित केल्विन्स का नियम, ठीक है। तो देखिए, संशोधित या मॉडिफाइड केल्विन्स लॉ क्या कहता है कि जैसे कि हम जानते हैं केल्विन्स लॉ में हमने क्या देखा कि अगर कंडक्टर की साइज़ की बात की जाती है, जब भी हम उसके एस्टिमेशन की बात करते हैं तो हम उस टेबल क्या देखते हैं कि उसमें कंडक्टर के साइज़ के बेसिस पे देखते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जब भी ट्रांसमिशन लाइन बनाई जाती है तो उसमें कंडक्टर के साथ साथ में कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जैसे क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आपको पता है? जैसे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हो गया। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? आपके टावर हो गए, ये हो सकता है पोल, ठीक है, ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में आता है। और अगर बात करें, जैसे इसी के साथ में आपने देखा होगा इंसुलेटर्स भी होते हैं, ठीक है, यानी कि इंसुलेटर्स भी होते हैं। तो केल्विन्स लॉ क्या बताता है? सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हो या इंसुलेटर्स हो, इन सब की कॉस्ट के बारे में ये हमको नहीं बताता है।
तो इसीलिए क्या होता है, मॉडिफाइड केल्विन्स लॉ की ज़रूरत पड़ी हमको, क्योंकि हमको एस्टिमेशन पूरा ट्रांसमिशन लाइन का करना है। तो ट्रांसमिशन लाइन करने के लिए हम जानते हैं ये सारी चीज़ें भी आती हैं। तो इसीलिए क्या होता है, हमारा मॉडिफाइड केल्विन्स लॉ का यूज किया जाता है, जिसमें इन सबको भी इंक्लूड कर लिया जाता है। ठीक है, चलिए फिर आप लिख लीजिए, इसमें हम आपको लिखा दे रहे हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। लिखिए लिखिए वास्तविक केल्विन का नियम, वास्तविक यानी जो पहले वाला केल्विन का नियम है, वास्तविक केल्विन का नियम सहायक ढांचे, सहायक ढांचे का मतलब जिसको ढांचे एक तरीके से कह सकते हैं जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है। सहायक ढांचे ब्रैकेट में लिखो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, वास्तविक केल्विन का नियम सपोर्टिंग स्ट्रक्चर कॉमा इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स इत्यादि खर्चों की कीमत की गणना नहीं करता है, इत्यादि खर्चों की या कॉस्ट की कीमत की गणना नहीं करता है। यह केवल, आगे लिखो, आगे लिखिए सभी लोग, यह केवल कंडक्टर की लागत पूंजी, कंडक्टर की लागत पूंजी तथा उस कीमत की ब्याज या इंटरेस्ट की गणना करता है, ब्याज या इंटरेस्ट की गणना करता है। लेकिन यह लाइन के इंस्टॉलेशन की गणना नहीं करते, लेकिन यह लाइन के इंस्टॉलेशन की गणना नहीं करते। यानी कि जो लाइन हम लोग बनाते हैं, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन बनाते हैं, तो उस ट्रांसमिशन लाइन की पूरी गणना ना करके ये केवल क्या करते हैं, कंडक्टर का गणना करेंगे, और कंडक्टर के साथ में जो भी आपके इंटरेस्टेड होंगे उसमें, ठीक है, जैसे इंटरेस्ट ब्याज वगैरह लगता है कंडक्टर खरीदने में, ठीक है, तो उस केस में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हो गया, इंसुलेटर हो गया, इनका इंक्लूड नहीं करते इनको। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। आगे लिखिए सभी, इस कीमत की गणना करने एवं व्यवहारिक रूप से शुद्ध निष्कर्ष निकालने के लिए, शुद्ध निष्कर्ष निकालने के लिए प्राथमिक लागत को दो भागों में बांटा गया है। प्राथमिक या प्राइमरी जो लागत लगती है प्राइम शुरू में, प्राइमरी या प्राथमिक लागत को दो भागों में बांटा गया है। पहला लिखिए, पहला भाग क्या है, पहले भाग में क्या बताया गया है, पहला भाग है उसमें लिखिए क्या है, जो कंडक्टर के, पहला भाग क्या बताता है, जो कंडक्टर के आधार पर, एक मिनट, आधा नहीं आकार, ठीक है, कंडक्टर के आकार या साइज, साइज पर निर्भर न करता हो, ठीक है, ना करता हो। दूसरा क्या है, पहला भाग तो ये बताता है, दूसरा भाग ये बताता है, देखो दूसरे भाग में क्या है, आगे लिखो, जो कंडक्टर के साइज पर निर्भर करता है। दूसरा भाग बताता है कि कंडक्टर के साइज पर निर्भर करेगा, कंडक्टर के साइज पर निर्भर करता है, ठीक है। आगे लिखिए, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में इंसुलेटर की कीमत, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में इंसुलेटर की कीमत
इंसुलेटर की कीमत लगभग निश्चित होती है आगे लिखिए। तथा सहायक ढांचे की बात करते हैं तो सहायक ढांचे का मतलब क्या है, जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, जैसे टावर हो गया, पोल हो गया, ठीक है। तो सहायक ढांचे या सपोर्टिंग स्ट्रक्चर कॉमा निर्माण की कीमत आंशिक रूप से कांस्टेंट या नियत होती है। नियत ऐसे लिखिए, आंशिक रूप से नियत या निश्चित तथा आंशिक रूप से चालक के आधार पर निर्भर करती है। ठीक है, लिख लीजिए, चालक के आधार पर निर्भर करती है। आगे लिखिए। अतः संशोधित केल्विन्स के नियम के अनुसार वार्षिक शुल्क C1 इक्वल्स टू K0 प्लस C0 अपॉन K1 इंटू A। इसको नोट कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। क्या हमने बोला, अतः संशोधित का मतलब जो मॉडिफाइड लॉ है, इसके अनुसार क्या होता है, जो वार्षिक शुल्क जो इंक्लूड किया जाता है उसकी कॉस्ट क्या होती है, C1 इक्वल्स टू K0 प्लस C1 है, ठीक है। तो K0 क्या शो करता है, यहाँ पे K0 शो करता है जो इंसुलेटर की कॉस्ट होती है, लिख लीजिए इंसुलेटर कॉस्ट, ठीक है। ये क्या शो करता है, K0 इक्वल्स टू, हम कह सकते हैं कि जो इंसुलेटर कह सकते हो या इंसुलेशन कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो इंसुलेशन लिख लीजिए यहाँ पे, इंसुलेशन कॉस्ट, ठीक है, इंसुलेशन कॉस्ट। और C1 जो रिप्रेजेंट करता है वो हमने आपको क्या बताया, C1 लिखिए कंडक्टर कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट प्लस डिप्रिसिएशन जो भी आपका डिप्रिसिएशन में, यानी कि मेंटेनेंस या कोई चार्जेस जो लगते हैं, ठीक है, डिप्रिसिएशन प्लस, चलिए नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। C1 क्या है, तो C1 आपका है कंडक्टर की कॉस्ट प्लस इसमें क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट को भी ऐड किया जाएगा प्लस डिप्रिसिएशन कॉस्ट प्लस सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्लस इरेक्शन कॉस्ट का मतलब जो आप लाइन को बिछाते हो, जो लेबर चार्ज वगैरह होते हैं, ठीक है, इरेक्ट करने के लिए जो बिछाने के लिए जो कॉस्ट लगती है, लेबर चार्जेज वगैरह, तो इसमें भी आपके C1 ये होता है, ठीक है, मॉडिफाइड लॉ में। लेकिन जहाँ पे हम केल्विन्स लॉ केवल पढ़ते थे, वहाँ पे क्या था, C1 हमारा केवल आपका फिक्स्ड कॉस्ट रहती थी, वहाँ पे कंडक्टर की कॉस्ट और इंटरेस्ट केवल। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारी कंडक्टर कॉस्ट के साथ साथ में इंटरेस्ट प्लस डिप्रिसिएशन, जो भी आपका मरम्मत वगैरह जो आती है, ठीक है, या मेंटेनेंस चार्ज होता है, प्लस सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, जो भी टावर होता है, ठीक है, टावर कह सकते हो या पोल कह सकते हो, जो कंडक्टर को सपोर्ट करने के लिए, प्लस इरेक्शन कॉस्ट,
जो उसको खींचते हो, जो आपको लेवल लगा करके उसको बिछाते हो एक तरीके से, तो वो इरेक्शन कहलाता है, तो इरेक्शन चार्ज लगता है। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ देखेंगे, तो इसका ग्राफ भी बना लीजिए इसका। ठीक, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो सेम ग्राफ बनेगा, थोड़ा वो चेंज रहेगा। तो ये हमारी क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक, ये हमने जूम कर लिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। ये हमारी कॉस्ट है कंडक्टर की, कॉस्ट ऑफ कंडक्टर। ठीक है, यही होता था। अब यहाँ पे जो आपका के नोट हमने बताया, के नोट क्या है, इंसुलेटर, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट है, तो ये हम क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट कॉस्ट मान लेते हैं। तो इसका ग्राफ हम के नोट यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये कांस्टेंट है। अब जो आपका ग्राफ बनेगा वो लीनियरली कहाँ से बढ़ना स्टार्ट करेगा, यहाँ से। वहाँ पे क्या था, ओरिजिन से यहाँ से स्टार्ट होता था, लेकिन यहाँ पे इससे होगा, यहाँ से होगा। क्यों होगा, क्योंकि केबल हमने इंक्लूड किया है सपोर्टिंग स्ट्रक्चर और इंसुलेटर के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये फिक्स कॉस्ट है इसकी, तो यहाँ से हमारा क्या बढ़ना स्टार्ट करेगा, C1 की जो कॉस्ट, ये क्या हो जाएगा C1 ग्राफ, और ये हमारा ये क्या हो जाएगा, ये C2 का वही रहेगा इस तरीके से। और यहाँ पे अगर हम लोग इसको बात करें, ठीक, तो ये जो ग्राफ आता है बना दीजिए सही से। ये क्या होता है, ये C टोटल कॉस्ट होती है इसकी। ठीक है, और अच्छे से बना लो इसको। चलिए सभी लोग बनाइए इसको। ठीक, ये ग्राफ है हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, रनिंग कॉस्ट का। ठीक, रनिंग कॉस्ट, ये हमारा फिक्स्ड कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट C1 में हमारा क्या आ जाता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक, चलिए नोट करिए इसको। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, केल्विन्स लॉ के लिमिटेशंस पढ़े, मॉडिफाइड केल्विन्स लॉ को देखा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर आज पूरा कंप्लीट होता है। अब अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से आप लोग चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने दोस्तों को पहुंचाइए, जिससे उनको भी आप क्लास का फ़ायदा उठा सकें या उसका लाभ ले सकें। क्योंकि लॉकडाउन में आपकी क्लासेस अच्छी प्रॉपर तरीके से चल रही हैं, इसीलिए आप यहाँ पे इस चैनल पे आके जितनी भी डिप्लोमा की क्लासेस हैं उन सभी डिप्लोमा क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आपकी सेकेंड ईयर की हो, थर्ड ईयर की हो। ठीक है, सारी क्लासेस को यहाँ पे कवर किया जा रहा है। जैसे कि हमने देखा कि सेकेंड ईयर की क्लासेस में हम आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं EDD1। ठीक, EDD1 आपका ऑलरेडी चल रहा है, EDD2 जो आपका थर्ड सेमेस्टर का है। ठीक है, ये भी चल रहा है आपका। ठीक है, रेगुलर क्लास अभी स्टार्ट हो जाएगी कुछ दिन से, 1-2 दिन में। ठीक है, तो जो आपके फ्रेंड्स या दोस्त वगैरह हैं तो उनको आप बता दीजिए, वो क्लास कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरी बात, TDB की तो क्लास आपकी रेगुलर चल ही रही है। ठीक है, और IMRE जो सब्जेक्ट है आपका थर्ड ईयर में, उसकी भी क्लासेस आपको रेगुलर चलेंगी। ठीक है, तो चलिए, जितनी भी आपकी डिप्लोमा की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लासेस हैं वो सारी क्लासेस आपको यहाँ पे इस चैनल पे कंप्लीट कराई जा रही हैं। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप शेयर कर दीजिए, सीनियर हो या जूनियर। ठीक है, सभी को आप शेयर कर दीजिए। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, अपना ख्याल रखिए। ठीक है, चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।